नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं द रोड ऑफ द विजन यूट्यूब चैनल से। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बजट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी हाइलाइट्स हैं बजट की वो डिस्कस करने वाले हैं। बजट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, लेकिन अभी फिर से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये आपके जनवरी और फरवरी में जो एग्जाम है, जनवरी में जो खासकर एग्जाम है, तो उनमें इस बजट से प्रश्न आएंगे। उसके बाद तो फिर फरवरी में नया बजट आएगा, तो उस समय डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इस साल वाला जो बजट है 2024-25 का, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। समझेंगे ध्यान से, और जो याद रखने वाली चीजें हैं, जो आपको मेमोराइज करनी है, याद करनी है, उनको मैं हाईलाइट करता जाऊंगा, तो उनको खासकर आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, बजट है आपका, और इसका जो लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? विकसित भारत। विकसित भारत के हमारे लक्ष्य का रोड मैप सबसे पहला बजट में दिया है, जो 2024-25 का है। विकसित भारत के लिए हमारे लक्ष्य का रोड मैप। अब 4 मुख्य जातियों पर ध्यान दिया गया है। 4 मुख्य जातियों पर ध्यान दिया गया है। वो जातियां, मुख्य जातियां कौन सी हैं? तो यहां देखेंगे आप, बिल्कुल ये याद रख लेने हैं। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया है, ये याद रखना है आपको। तो 4 जो मुख्य जातियां हैं, 4 जो मुख्य जातियां हैं जिन पे फोकस किया गया है, वो है गरीब यानी कि पुअर, और महिलाएं यानी कि विमेन, और युवा यानी कि नौजवान लोग, और अन्नदाता यानी कि फार्मर। अन्नदाता यानी कि फार्मर्स। ठीक, इन 4 को फोकस करते हुए, इन 4 पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये बजट तैयार किया गया। क्या समझ आई? तो ये जो 2024-25 का बजट है वो किस पे फोकस कर रहा है? किस पे फोकस कर रहा है, ये सवाल पूछा जा सकता है। किस पे फोकस कर रहा है? तो गरीब व्यक्ति पर फोकस कर रहा है, महिलाओं पर फोकस कर रहा है, युवाओं पर फोकस कर रहा है, और अन्नदाता यानी कि फार्मर्स पर फोकस कर रहा है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है कि 2024-25 में जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, उसमें कौन सी कैटेगरी शामिल नहीं है। तो ये 4 दिए हुए हैं, इन 4 में से ये चारों शामिल है। इनके अलावा कोई और आएगा तो वो शामिल नहीं होगा, तो आंसर आपका वो हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे आप। ठीक, क्लियर? अब देखिए, यहां बजट के मुख्य विषय क्या है। बजट के मुख्य विषय देख लीजिए। बजट के जो मेन सब्जेक्ट है, मुख्य विषय हैं, वो क्या है? पहला है रोजगार, यानी कि एम्प्लॉयमेंट देना है। बजट 2024-25 का जो लक्ष्य है वो क्या? एम्प्लॉयमेंट। और आपको पता ही है कितना स्ट्रगल चल रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना? तो ज्वलित मुद्दा है ये, तो इसे बजट में भी शामिल किया गया। ठीक है, अभी देखेंगे हम आगे क्या क्या प्रयास किए जाएंगे इन सब के लिए। तो पहला जो मुख्य विषय है वो रोजगार है, जिसको लेकर काम करेंगे, है ना? और जो दूसरा है वो है कौशल प्रशिक्षण, यानी कि स्किल ट्रेनिंग। क्या है? स्किल ट्रेनिंग। स्किल ट्रेनिंग। ठीक, और ये आपका हो गया एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट और स्किल ट्रेनिंग, ये टर्मिनोलॉजी है। देखो, ये शॉर्ट में ये टर्मिनोलॉजी आपको नोट करनी है और याद रखनी है। तीसरा जो मुख्य विषय है मेन, वो है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या? MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और चौथा है आपका मध्यम वर्ग, यानी कि मिडिल क्लास, मिडिल क्लास पीपल। ठीक, मध्यम वर्ग। तो क्या याद रखना है इसमें? बजट 2024-25 के जो मुख्य विषय हैं वो कौन से हैं? रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, MSME और मध्यम वर्ग, ये है ना? और जो कितने लोगों के लिए काम किया जाएगा, तो उसमें वोमेन, पुअर, अन्नदाता, ये सब आ जाएंगे। ठीक, तो ध्यान रखेंगे मुख्य विषय क्या हो गए? रोजगार, कौशल विकास, MSME और मध्यम वर्ग। याद रहेगा? चलिए आगे देखेंगे हम। अब हम बात करेंगे विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज क्या है। प्रायोरिटीज क्या है विकसित भारत की? किनको प्रायोरिटी में रखा गया है?
विकसित भारत की प्रायोरिटीज क्या है, प्राथमिकताएं। काम तो सबके लिए करना है, हर चीज में काम करना है, लेकिन प्राथमिकता में किसे रखना है, प्रायोरिटीज में किसे रखना है। तो पहला है इसमें कृषि। कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, ये आपका पहली प्रायोरिटीज है, ये आपकी प्राथमिक प्रायोरिटीज है। अब इसमें कैसे क्या काम होगा, तो देखो, परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान, परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान यानी कि एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाएगी। जो एग्रीकल्चरल रिसर्च है, कृषि से संबंधित जो अनुसंधान होते हैं, रिसर्च होती है, उस पर जोर दिया जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी, जिससे उत्पादकता बढ़े, कृषि में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़े किसानों की, है ना। और ऐसी किस्म का विकास किया जाएगा, यानी कि ऐसे किस्म के बीजों का विकास किया जाएगा जो अनुकूल हो जलवायु के, जलवायु के अनुकूल हो, यानी कि जलवायु भी अधिकतर ज्यादातर उनको प्रभावित न कर पाए। कई बार हम देखते हैं कि फसल तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन जलवायु की वजह से और ये जो है फसल बर्बाद हो जाती है, तो किसानों का लॉस हो जाता है। हालांकि सरकार किसानों के लिए बीमा योजना भी चला रही है ना, बीमा सुरक्षा योजना भी चला रही है। और आपका एमएसएमई भी, सॉरी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी भी निर्धारित कर देती है सरकार, एमएसपी भी निर्धारित कर देती है सरकार, जिससे किसान निश्चिंत हो जाते हैं। एमएसपी क्या होता है, एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो जो फसलें बोई जाती हैं उनसे पहले ही सरकार उन फसलों की कीमत डिसाइड कर देती है कि फसल होने के बाद किसान सरकार को उस कीमत पर वो फसल बेच सकते हैं, जिससे क्या होता है, सरकार एमएसपी पहले से ही निर्धारित कर देती है, तो किसान जो है एकदम सुनिश्चित हो जाते हैं कि हाँ भाई, बाजार में भाव कितना भी सस्ता हो जाए लेकिन हमें इतने दाम जरूर मिल जाएंगे, तो वो अपना हिसाब लगा के चलते हैं कि इतना पैसा आ ही जाएगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे ये। कृषि में अनुसंधान को बढ़ावा, क्योंकि पहली प्राथमिकता है कृषि में उत्पादकता लाना है और अनुकूलनीयता लाना है, यानी कि जलवायु के अनुकूल। तो उसके लिए पहला काम हो गया परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान, ठीक है, परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान। ये देखिए, और आगे क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय सहकारिता नीति, राष्ट्रीय सहकारिता नीति आएगी तो सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत, व्यवस्थित और चहुमुखी विकास के लिए, तो जो सहकारी क्षेत्र है, कोऑपरेटिव सेक्टर, उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी, ठीक है। आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ रिलायंस, तो सरसों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता लाई जाएगी, यानी कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी ये जो तिलहन फसलें हैं, इनमें आत्मनिर्भरता लाई जाएगी, यानी कि इनकी इंपोर्ट, हमें इनका आयात दूसरे देशों से ना करना पड़े, अपने देश में ही हो जाए। फिर नई किस्मों की शुरू करना होगा, नई किस्मों को शुरू करना होगा, है ना। किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी, यानी कि जो 32 कृषि और बागवानी फसलें हैं, कृषि फसलें और बागवानी की जो फसलें हैं, हॉर्टिकल्चर, उनकी जो 32 फसलें हैं, उनके लिए 109 नई उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। किस्म मतलब समझते हैं बीज, ठीक है, जिससे फसल उत्पादन होगा, वो नए बीज जारी किए जाएंगे, ठीक। सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला, सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला, तो उपज के संग्रहण यानी कि इकट्ठा करना, है ना, भंडारण, विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला, यानी कि जो सब्जी उत्पादन होगा और आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन, एक सब्जी को दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाए, कम समय में पहुंचा जाए, तो उसके लिए जो है
काम किया जाएगा। सब्जी हो गई है ज्यादा तो उसको स्टोर कैसे करके रखा जाए जिससे वो खराब ना हो, है ना। और उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए बेचने के लिए, ठीक। और नए नए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा, नए नए बिजनेसमैन को बढ़ावा दिया जाएगा इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है भाई। चलो आगे देखिए। प्राकृतिक कृषि, नेचुरल फार्मिंग। प्राकृतिक कृषि का कॉन्सेप्ट क्या है नेचुरल फार्मिंग का? तो अगले 2 सालों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं वर्ड, ये आपको याद रखने हैं। अगले 2 सालों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग द्वारा सहायता देकर प्राकृतिक कृषि शुरू की जाएगी, नेचुरल फार्मिंग शुरू की जाएगी, ठीक है। और ध्यान रखना, झींगा उत्पादन और निर्यात, झींगा उत्पादन और उसका निर्यात, तो झींगा खेती प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग, निर्यात के लिए एक्सपोर्ट के लिए नाबार्ड के माध्यम से, नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड के माध्यम से फाइनेंस की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। यानी कि झींगा उत्पादन करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, तो वो पैसा कहां से दिया जाएगा? किसानों को और व्यापारियों को नाबार्ड के माध्यम से वो पैसा मिलेगा उनको मदद के लिए कम ब्याज पे, ठीक है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी कि डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 3 वर्षों में, आने वाले 3 सालों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के लिए डीपीआई लाया जाएगा और 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण होगा। 400 डिस्ट्रिक्ट, 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण होगा, ये ध्यान रखना। और जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, इसको बोलेंगे केसीसी, केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे उनको कम ब्याज पर पैसा भी मुहैया कराया जाएगा उनकी इमरजेंसी में जरूरत को पूरा करने के लिए, ठीक है। याद रखेंगे, ये भूलना नहीं है। अगली जो हम देखें, अगली देखिए, विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं, विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं, ये दूसरी प्राथमिकता है। पहली कृषि से संबंधित हो गई और दूसरी है विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं। तो यहां पे ध्यान देना, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, ये विकसित भारत की प्राथमिकता रहेगी। अब पीएम पैकेज नाम से कई योजनाएं शुरू की जाएंगी, कितनी? 3। पीएम पैकेज के नाम से 3 योजनाएं शुरू की जाएंगी। अब यहां वो योजनाएं कौन सी हैं, वो योजनाएं आपको ध्यान रखनी है, वो योजनाएं कौन सी हैं वो ध्यान रखिए। ये देखो, योजना पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले, पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं, यानी कि जिन्हें पहली बार नौकरी मिल रही है, तो सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों को 3 किस्तों में 15,000 रुपए तक 1 माह का वेतन दिया जाएगा। 3 किस्तों में 15,000 यानी कि 5-5 बार, ठीक है। इससे 2,10,000 युवाओं को 200, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 210 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने की आशा है, ठीक है। इससे इतने युवाओं को लाभ प्राप्त होगा, इस बात को समझ रहे हैं आप। जिन्हें पहली बार नौकरी मिलेगी, पहली बार औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार रोजगार प्राप्त करेंगे, तो 3 किस्तों में उन्हें 15,000 रुपए तक 1 महीने का वेतन मिलेगा, ठीक। दूसरा है विनिर्माण क्षेत्र में, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में, तो पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों से संबंधित है ये। पहले 4 वर्षों में अंशदान के लिए विशिष्ट पैमाने पर ईपीएफओ अंशदान के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे 30 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। वहीं अगली योजना होगी इसमें, जिसमें 2 सालों तक 3,000 रुपए हर महीने दिया जाएगा, 2 सालों तक हर महीने 3,000 रुपए दिया जाएगा। इससे 50 लाख नौकरियां सृजित होंगी, नए 50 लाख रोजगार सामने आएंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये क्लियर है। आगे देखिए,
कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम देखेंगे यहाँ। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको पता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है, तो उसके तहत स्किल सिखाई जाती है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, कंप्यूटर कोर्स कराए जाते हैं, कढ़ाई बुनाई मशीन चलाना, ये सब सिखाया जाता है उसमें, है ना। तो 5 सालों की अवधि में, आने वाले 5 सालों में 20 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उनके हाथ में कोई स्किल हो तो उन्हें दूसरे के यहाँ नौकरी के लिए ना जाना पड़े, वो खुद काम उन्हें आता हो तो वो खुद स्टार्ट कर लें काम, इस लायक उनको बनाया जाएगा, स्किल सिखाई जाएगी, कौशल सिखाया जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसमें ये चीज याद रखनी है आपको, ज्यादा याद नहीं रखना, इतनी चीज याद रखनी है आपको, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तीसरी जो प्राथमिकता है बजट की जो तीसरी प्राथमिकता है इसकी, वो है आपकी मानव संसाधन, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, यानी कि इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना, और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, ये अगली प्राथमिकता है बजट 2024-25 की। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या कह रहे हैं वो, तो इसमें कह रहे हैं देखो, पूर्वोदय, विकास भी, विरासत भी। यहां पे देखें आप, तो इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल है। इसमें कौन कौन शामिल है इस विकास की घड़ी में, तो वो है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल है। गया में एक औद्योगिक नोड का विकास किया जाएगा, गया बिहार में है, वहां एक औद्योगिक नोड का विकास किया जाएगा। साथ ही साथ अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, अमृतसर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और कैलकाटा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक, इसके अलावा महिलाओं और बालिकाओं को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटन किए जाएंगे, महिलाओं और बालिकाओं को 3 लाख करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, आवंटित किए जाएंगे सभी को मिला के, इस जिससे उनको लाभ मिले। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये योजना है प्रधानमंत्री जी की, है ना, जो झारखंड में शुरू की उन्होंने, तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, तो 63,000 गांवों को कवर करती है ये, आदिवासी समुदायों के जो गांव है ना, और इससे क्या होगा, आदिवासी समुदाय के जो गांव है तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करेंगे। इससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा, इससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। आपको याद क्या रखना है स्कीम, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ये स्कीम है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना का संबंध किससे है, 4 ऑप्शन, तो ध्यान रखिएगा, ये आदिवासी समुदायों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए है, सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए है। इससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा, तो कितने करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा, 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा, ये याद रखना है, ये सवाल पूछा जाता है ना, ध्यान रखेंगे, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। एक और चीज, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक ब्रांचेस ओपन की जाएंगी, 100 से अधिक ब्रांचेस ओपन की जाएंगी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, ध्यान रखें, तो सवाल पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर में निम्नलिखित में से हाल ही में किस बैंक ने अब लगभग 100 ब्रांच खोलने का निर्णय लिया है, तो वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये ध्यान रखना आप पूर्वोत्तर क्षेत्र में। ठीक, इसके बाद हम देखें तो आगे देखिए, यहां पे जो कॉरिडोर है वो याद रखना है आपको, विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इसके अलावा हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक, तो इनमें बिजली, रेल, सड़क और पानी इनको मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, अगला हम बात करेंगे, अगली जो प्राथमिकता है, जो चौथी प्राथमिकता है बजट 2024-25 की, विकसित भारत के लिए प्राथमिकताओं में आता है, चौथी प्राथमिकता है विनिर्माण और सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज,
इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज में, तो देखो विनिर्माण निर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना। एमएसएमई समझ रहे हैं ना, अभी बात की हमने एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटे सूक्ष्म उद्योग हैं, सूक्ष्म लघु उद्योग हैं, उनके लिए ऋण की गारंटी यानी कि लोन की गारंटी है, जिससे उन्हें फंडिंग की प्रॉब्लम ना आए और वो अच्छे से काम कर सकें। ये किसके लिए, विनिर्माण और सेवाओं के लिए, है ना। और फिर एमएसएमई को ऋण के लिए नया निर्धारण मॉडल बनाया जाएगा ऋण लेने के लिए। मुद्रा ऋण तरुण नाम की श्रेणी में ऋण सीमा का वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। एक योजना चलती है, ध्यान रखेंगे, आप पूछा जाता है वो योजना कौन सी है, तो पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना, तो पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत 10 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाता था। जो भी व्यक्ति अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाहता है और उसे शुरुआत में वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है, यानी कि शुरुआत में जो पूंजी लगेगी बिजनेस में उसके लिए पैसे की आवश्यकता है, तो पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत 10 लाख रुपए तक उसको दिया जा सकता था। लेकिन अब वो लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है इस बजट में। ठीक है, तो आपको अगर आवश्यकता हो अपना व्यापार करने के लिए पैसे की, तो आप जो है बैंक जा सकते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। और स्ट्रेस अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता। स्ट्रेस समझ रहे हैं, जब एमएसएमई जूझ रहे हो, फंड की किल्लत से जूझ रहे हो, पैसे की कमी से जूझ रहे हो, तो ऐसी स्थिति में भी ऋण हेल्प प्रदान किया जाएगा बैंकों के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। 12 इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जाएगा, 12 इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जाएगा इस बजट के अनुसार। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सवाल पूछा जा सकता है कितने इंडस्ट्रियल पार्क, 12 इंडस्ट्रियल पार्क। बहुत बढ़िया। और देखिए यहां देखें इंटर्नशिप के अवसर, ये पीएम पैकेज के तहत है। इंटर्नशिप के अवसर, इंटर्नशिप आप समझते हैं कि काम भी करें हम और हमें पैसा भी मिले, मतलब हम ट्रेनिंग भी लेने जाएं और उसके बदले में हमें पैसा भी दिया जाए। काम करेंगे तो पैसा तो मिलता ही है, लेकिन जब ट्रेनिंग लेने जाते हैं, कुछ सीखने जाते हैं किसी के पास, तो सीखने जाएं तो हमें पैसा देना ना पड़े, सीखने के लिए हमें और पैसा मिल जाए साथ ही साथ, समझ रहे। तो ये इंटर्नशिप अवसर 5 साल की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जो नए नए पास आउट होते हैं, नए ग्रेजुएशन पास आउट करते हैं, उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई अनुभव नहीं होता, जिसकी कमी की वजह से, अनुभव की कमी की वजह से उन्हें प्राइवेट कंपनीज में भी नौकरी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे 1 करोड़ युवा, लगभग 1 करोड़ युवाओं को आने वाले 5 सालों में जो 500 टॉप कंपनीज हैं इंडिया में, 500 टॉप कंपनीज, उनमें इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इसमें क्या है, पैसा भी मिलेगा। इंटर्नशिप का मतलब ही होता है कि हम सीख भी रहे हैं और हमें पैसा भी मिल रहा है। तो सीएसआर निधियों के माध्यम से प्रति माह 5,000 रुपए का भत्ता और 6,000 की एकालिक सहायता, 6,000 एक मुक्त दिए जाएंगे और 5,000 रुपए महीना दिया जाएगा। ये इंटर्नशिप के तहत है कि आपको सिखाया भी जा रहा है काम और साथ साथ पैसे भी दिए जा रहे हैं। फिर जब काम सीख जाओगे फिर तो अपना काम करने लगोगे या उस कंपनी में ही करने लगोगे परमानेंट पोस्ट पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भूलना नहीं है। क्लियर है भाई? देखिए ये चीजें याद रखनी है, पूछी जाएंगी। करंट अफेयर से बहुत सवाल आते हैं और बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। शहरी विकास ये 5वीं है आपकी, है ना, शहरी विकास। तो शहरी विकास में देख लो आप, यहां शहरी विकास में देखिए स्टाम्प ड्यूटी को लेकर क्या काम होगा, स्ट्रीट मार्केट, जो रोड पे मार्केट लगती हैं, ट्रांजिट उन्मुख विकास और जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट को लेकर क्या काम होगा, ये आते हैं सब शहरी विकास में, शहर का विकास। ठीक, तो स्टाम्प ड्यूटी को लेकर महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर स्टाम्प ड्यूटी को कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना।
तो अगर महिलाओं के नाम पर कोई जमीन खरीदी गई है तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी कम लगेगी, स्टैंप ड्यूटी कम लगेगी, इस पे काम हो रहा है। और स्ट्रीट मार्केट, तो चयनित नगरों में 100 साप्ताहिक हाट अथवा स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना है। कुछ शहरों को सिलेक्ट किया जाएगा, पूरी इंडिया में कुछ शहरों की लिस्ट बनाई जाएगी। उन शहरों में 100 से अधिक, 100 से अधिक जो वीकली मार्केट होती हैं, वीकली मार्केट लगती है ना, यहाँ दिल्ली में ही देख लो आप, दिल्ली में लगती है ना मंगलवार बाजार, बुध बाजार, सोमवार बाजार, है ना, शुक्र बाजार, तो ऐसे लगते हैं ना। तो ऐसे ही 100 जो है साप्ताहिक हाट यानी कि वीकली बाजार लगाए जाएंगे स्ट्रीट मार्केट के लिए, जिससे जो व्यक्ति रेंट पर शॉप अफोर्ड नहीं कर सकता, दुकान अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अपना स्ट्रीट पर, रोड के किनारे जो है अपना कोई काम स्टार्ट कर सकता है और वो कमा सकता है। ठीक। ट्रांजिट उन्मुख विकास, तो 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े नगरों के लिए ट्रांजिट उन्मुख विकास होगा। ठीक है। और फिर जल प्रबंधन के लिए जल आपूर्ति यानी कि वाटर की सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट, जो सीवेज है उसका ट्रीटमेंट, और ठोस कचरा प्रबंधन, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ठोस कचरा उसका मैनेजमेंट करना। ठीक है, ये सब इसमें शामिल है। क्लियर। तो इसके माध्यम से 100 बड़े शहरों की को सेवाएं उपलब्ध कराया जाएगा। 100 बड़े शहरों में ये इस पे काम किया जाएगा। ठीक है। और ज्यादा तो जो वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम तो बहुत होती है, आप देख रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट की अच्छे से ना होने की वजह से क्या होता है, पानी भर जाता है पूरी सिटी में, क्योंकि पानी का निकास सही से नहीं हो पाता है। अब दिल्ली में ही देख लो, 2 घंटे लगातार बारिश हो जाए तो पानी एकदम फुल हो जाता है दिल्ली में। क्यों? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है ना। ये ड्रेनेज सिस्टम अगर सही होगा, प्रॉपर पानी का निकास होगा, तो पानी रुकेगा ही नहीं। समझ रहे। फिर है आवास संबंधी आवश्यकताएं। यहां देखें, पीएम आवास योजना शहरी 2.0, इस योजना का नाम रखें, याद रखेंगे, बहुत पूछी जाती है। पीएम आवास योजना शहरी 2.0, पीएम आवास योजना शहरी 2.0। ठीक है। इसमें क्या है, 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके 1 करोड़ शहरी गरीबों तथा मध्य वर्गों की आवश्यकताएं पूरी होंगी, यानी कि घर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? घर मिलेगा, घर दिया जाएगा। 10 लाख करोड़ का निवेश, इसमें कितना पैसा खर्च होगा? 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे क्या होगा, 1 करोड़ जो शहर में रहने वाले गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं, लगभग 1 करोड़, उनको फायदा पहुंचाया जाएगा। पीएम आवास योजना है ना। पीएम आवास योजना जो पहली चली थी, फर्स्ट वाली, ये 2.0 है, पहली वाली चली, तो वो भी चल रही है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर आप खुद का प्लॉट लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, तो सरकार पीएम आवास योजना के तहत लगभग 2.5 लाख के आसपास की सब्सिडी आपको देती है, यानी कि 2.5 लाख रुपए आपको देती है, जिससे आपकी मदद हो जाती है ना। तो मान लीजिए आपका फ्लैट अगर 20 लाख का पड़ रहा है ना, नॉर्मली छोटा 1 BHK 20 लाख का पड़ रहा है, तो 2.5 लाख तक मदद सरकार कर देगी। और अगर आप सरकार के द्वारा बनाए हुए घरों को लेना चाहते हैं, वो थोड़े आउट में होते हैं शहर से, है ना, तो वहां पे फ्री में मिलेगा घर। समझ गए। तो ये ध्यान रखना है आपको, पीएम आवास योजना को भूलना नहीं है भाई, पीएम आवास योजना को नहीं भूलना है। अगली जो है ऊर्जा सुरक्षा, अगली प्राथमिकता क्या है, ऊर्जा सुरक्षा। तो ऊर्जा सुरक्षा में देख लीजिए आप, कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर और नाभिकीय ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान और विकास, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी को और बढ़ाने के लिए जो है अनुसंधान किया जाएगा, एंड रिसर्च की जाएगी, है ना, और नए जो ऑप्शंस हैं उनकी तलाश की जाएगी। और उसके साथ ही AUSC ताप विद्युत संयंत्र, AUSC जो ताप विद्युत संयंत्र है यानी कि प्लांट है, तो NTPC आपने सुना है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, तो NTPC और BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का एक ज्वाइंट प्रयास रहेगा, पूर्ण क्षमता वाले 800 मेगावाट के वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना करेगा। 800 मेगावाट तक बिजली उत्पादन किया जाएगा, थर्मल पावर जनरेट की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ये योजना याद रखनी है,
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ध्यान रखेंगे भूलेंगे नहीं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो देखो 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी। मुफ्त का मतलब क्या है, कुछ यूनिट्स तक मुफ्त मिलेगी, ऐसा नहीं है कि पूरी मुफ्त मिल जाए। तो 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी, 300 यूनिट प्रति माह, हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी, हर महीने 300 यूनिट तक बिजली कैसे दी जाएगी, मुफ्त दी जाएगी। और अब तक 1.28 करोड़ पंजीकरण और 14 लाख आवेदन हो चुके हैं। 1 करोड़ 28 लाख रजिस्ट्रेशन और 14 लाख आवेदन हो चुके हैं इस स्कीम के लिए, जिसका नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अवसंरचना, अवसंरचना देखिए, यहां देखें, अवसंरचना के लिए 11,11,111, ये करोड़ में है आंकड़े, है ना, तो ये इतने की सहायता की जाएगी। और साथ ही साथ जो ब्याज मुक्त ऋण है, यानी कि बिना ब्याज के लोन मिलेगा 1.5 लाख करोड़ रुपए, है ना, इतने का टोटल दिया जाएगा। और 25,000 ग्रामीण बसावटों को 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए PNGSY के चरण 4 की शुरुआत की जाएगी सड़क के लिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराया जाएगा जो जरूरत है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सिंचाई एवं बाढ़ उपशमन, सिंचाई एवं बाढ़ उपशमन, तो कोसी मैची अंतरराज्यीय लिंक और 20 अन्य चालू नई स्कीमों जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की सहायता की जाएगी। असम, सिक्किम और उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए सहायता की जाएगी। अब यहाँ पे जो बाढ़ आती है असम, सिक्किम और उत्तराखंड में, तो उसके लिए बाढ़ प्रबंधन के लिए काम, है ना। और हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता। ठीक है भाई, तो ये याद रखना है आपको। आगे हम बात करें, ये पर्यटन को लेकर है। देखो, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर तो है, इसी की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा। हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए धार्मिक महत्व के स्थल राजगीर के व्यापक विकास की पहल की जाएगी। और नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। तो ऑलरेडी उसका जो है नरेंद्र मोदी ने उसको दोबारा से रीओपन कर दिया है और उसमें कुछ पैसा इनोवेशन के लिए खर्च किया गया है। उड़ीसा को सर्वोत्कृष्ट पर्यटन स्थल बनाने वाली इसकी दृश्यात्मक सुंदरता, मंदिरों, स्मारकों, कारीगरों, वन्य जीव अभ्यारण्यों के लिए विकास के लिए सहायता की जाएगी। अब उड़ीसा जो है उसमें बहुत सी चीजें हैं पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए, तो उसको और डेवलप किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप, भूलना नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखिए। अगली पीढ़ी के सुधार, अगली पीढ़ी के सुधार। ठीक है, तो ये इस क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।